गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सत्र की ये हमारी पहली क्लास है और हम इम्यूनिटी से शुरू करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो इम्यून सिस्टम का परिचय के बारे में है। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम एक लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। ये एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंसेस जो हम बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं उनके खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। इसके अंतर्गत हम देखें, इस लेयर्ड डिफेंस सिस्टम में देखें तो क्या लेयर शामिल हैं। यहाँ पर फिजिकल बैरियर हैं एज वेल एज दो कंप्लीमेंट्री आर्म्स मौजूद हैं। एक को हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं या इनेट आर्म कहते हैं, जो नेटिव या नेचुरल आर्म होती है, और दूसरी अडेप्टिव या एक्वायर्ड या फिर इसको हम स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, ये आर्म होती है, ये भुजा इसकी होती है। तो इस लेयर्ड डिफेंस सिस्टम में तीन चीजें आ गई, फिजिकल बैरियर और इसके अलावा इसकी दो भुजाएं, इनेट और अडेप्टिव। सबसे पहले हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की। तो यहाँ पर चार प्रकार के डिफेंस बैरियर्स मौजूद होते हैं, जिसमें अनाटॉमिकल या फिजिकल बैरियर, ये शारीरिक जो संरचना है उसके कारण जो बैरियर होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इनमें सबसे प्रमुख बैरियर तो आप जानते हैं स्किन ही है। स्किन हमें बाहर के जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, अन्य पैथोजन हैं, हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस हैं, उनकी एंट्री नहीं होने देती। ये टफ लेयर है, ये इनसे एंट्री नहीं हो पाती जब तक कि ये स्किन लेयर डैमेज नहीं हो। इसके अलावा स्किन का अपना एक माइक्रोफोना भी होता है, जिसके कारण से स्किन के ऊपर अन्य जो हार्मफुल पैथोजेंस हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। इसके अलावा जितनी भी हमारे एक्सटर्नल ओपनिंग्स हैं, जहाँ से भी हम पर्यावरण के संपर्क में आते हैं, वहाँ किसी न किसी तरह का प्रोटेक्टिव मेजर्स ज़रूर अडॉप्ट हो रखे हैं। जैसे कि हमारी जो आहार तंत्र है जो कि पर्यावरण के संपर्क में आता है, उसके अंदर आप देखेंगे कि म्यूकस मौजूद है। श्वसन तंत्र की बात करें, म्यूकस मौजूद है। ये जो म्यूकस होता है ये फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस आदि को ट्रैप कर लेता है, उन्हें वहीं पर रोक देता है और शरीर में इंटर होने से रोकता है उसे। इसके अलावा जो दूसरी प्रकार के डिफेंस बैरियर हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं इनेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी या नेटिव इम्यूनिटी के तहत, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी का एक निश्चित तापक्रम होता है, जिस तापक्रम के कारण बहुत सारे जो पैथोजेंस हैं वो उस पर सरवाइव नहीं कर पाते। इसी प्रकार से विभिन्न अंगों में और विभिन्न स्त्रावों में अपना एक पीएच होता है। इसके अलावा स्किन का जो पीएच है, ये सब चीज़ें वो बहुत सारे पैथोजेंस को इंटर होने से रोकती हैं। इसके अलावा कई प्रकार के केमिकल्स का स्त्राव भी, जैसे आइसोजाइम्स हैं, कम्प्लीमेंट्स हैं, इंटरफेरॉन्स हैं, ये भी होता है फिजियोलॉजिकली, जो कि हमें बाहर के फॉरेन सब्सटेंसेस या जो लिविंग एंटिटीज़ हैं उनसे हमें बचाव करती हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो इसका पार्ट होता है वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। वो जहाँ पर भी शरीर पर्यावरण के संपर्क में आता है, उन सभी अंगों में या तंत्रों में हम देखेंगे कि वहाँ किसी न किसी प्रकार की फेगोसाइटिक सेल्स मौजूद होंगी, लाइक मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस। जैसे कि आप कुफर सेल्स की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे इंटेस्टाइन
कि मेम्ब्रेन पर भी फेगोसाइटिक सेल्स मौजूद होती हैं। रेस्पिरेटरी सेल्स सिस्टम में बात करें हम तो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होती हैं। ये सभी साइटोसिस का काम करती हैं, जिसके माध्यम से ये बाहर से आने वाले फॉरेन जो पार्टिकल हैं या पैथोजेंस हैं या अन्य जो लिविंग एंटिटीज हैं उनको नष्ट कर देती हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी इवेंट्स भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। यहाँ अगर हम देखें कि इनेट इम्यूनिटी जिसको हम कह रहे हैं कि ये जन्मजात है, नेचुरल है, तो यहाँ हमें कॉमनैलिटीज भी देखने को मिलेंगी, कुछ सामान्यताएं भी देखने को मिलेंगी। ये आंतरिक रूप से मौजूद होती है, यानी कि प्रत्येक में ये मौजूद होगी। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, इसमें विशिष्टता नहीं होती है, यहाँ स्पेसिफिसिटी बहुत लिमिटेड होती है। अगर रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है तो भी इसमें किसी प्रकार का कोई इनहेंसमेंट देखने को नहीं मिलेगा, कोई मेमोरी यहाँ पर बिल्डअप नहीं होती और एक्सप्रेशन में जो डाइवर्सिटी है वो लिमिटेड होती है। जबकि अगर आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडप्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे तो यहाँ विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं और ऊतक इसका पार्ट होती हैं। जैसे इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के लिम्फोसाइट जैसे टी सेल, बी सेल, प्लाज्मा सेल्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कई प्रकार की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस, बी सेल, डेंड्राइटिक सेल्स आदि देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसके अंतर्गत आने वाले जो टिश्यूज हैं जैसे लिम्फ नोड, स्प्लीन, म्यूकोसल एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू आदि भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये सभी जो बैटरीज हैं डिफेंस की, ये एक साथ मिलकर काम करती हैं। यहाँ पर अगर आप कॉमनैलिटी की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिए, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, ये विशिष्ट प्रकार की इम्यूनिटी होती है, क्योंकि ये जो है वो एक्वायर्ड है। यहाँ पर डाइवर्सिटी भी हाई होगी। इसके अलावा रिपीटेड एक्सपोजर पर अगर बार बार एक्सपोज हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इन्हांसमेंट, जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसमें इन्हांसमेंट देखने को मिलता है। और ये जो इन्हांसमेंट है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सेल्फ और नॉन सेल्फ का जो रिकॉग्निशन है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, और साथ ही साथ ये सेल्फ लिमिटिंग टाइप की इम्यूनिटी होती है। मीन्स एक बार काम हो गया, एक बार वो पैथोजन का सफाया हो गया तो ये जो इम्यूनिटी है ये मेमोरी के रूप में मौजूद रहेगी, बट अदरवाइज ये वहां से खत्म हो जाएगी। तो एक चीज याद रखिए कि ये जो दोनों भुजाएं हैं, जो दोनों आर्म हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलके डिपेंडेंट रूप से काम करती हैं। जैसे फेगोसाइटिक सेल्स की अगर हम बात करें, हमने इसे नेचुरल इम्यूनिटी में या इनेट इम्यूनिटी में देखा कि वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए यही जो सेल्स हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी हैं, यानी कि ये एंटीजन को प्रोसेस करती हैं और एंटीजन के पार्ट्स को डिस्प्ले करती हैं, ताकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो डेवलप हो सके। इसी के साथ ही आप ये देखेंगे कि साइटोकाइन्स जो कि इम्यूनो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि मैक्रोफेजेस के जरिए सिक्रीट किए जाते हैं और निश्चित तौर पे ये इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा बनते हैं। लेकिन ये ही साइटोकाइन्स हेल्प करते हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि जाहिर सी बात है जब स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं तो एडेप्टिव की बात कर रहे हैं, उसे ट्रिगर करने में हेल्प करती हैं। इसी के साथ ही एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का जो पार्ट है टी सेल्स, उनके जरिए सिक्रीट होने वाली जो साइटोकाइन्स हैं
वो फेगोसाइट्स की माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी को इनहांस करती है। अगेन यहाँ आप देख रहे हैं कि अडेप्टिव इम्यूनिटी का जो कंपोनेंट है टी सेल, उनसे सिक्रीट होने वाले साइटोकाइंस के जरिए इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट जो कि फेगोसाइट है, उसकी माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी का इनहांसमेंट हो रहा है। अब एक और चीज देखिए आप कि अडेप्टिव इम्यूनिटी के अंतर्गत ही एंटीबॉडीज आती हैं जो कि बी सेल्स, प्लाज्मा सेल से सिक्रीट हो रही हैं। ये पैथोजन के साथ बाइंड होती हैं और बाइंड होके इन्नेट इम्यूनिटी का जो कंपोनेंट है दैट इज कंप्लीमेंट सिस्टम, उसको एक्टिवेट करती हैं और फेगोसाइटोसिस को असिस्ट करती हैं। इस प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ये जो दोनों आर्म हैं इनेट इम्यूनिटी की और एडेप्टिव इम्यूनिटी की, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, अलग अलग अलहदा नहीं है, ये एक साथ ऑपरेट होती हैं, एक साथ मिलकर ये सारा काम होता है। तो अगर आप इनके इंटरप्ले को समझें तो यहाँ इसके मार्फत आप समझ सकते हैं कि इनेट वेरियर में आप देखेंगे एनाटॉमिकल बैरियर्स यहाँ बता रखे हैं, स्किन, म्यूकोसा, सीलिया आदि। इसके अलावा सेलुलर जो है न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं जो कि टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रहे हैं। टी लिम्फोसाइट से साइटोकाइन रिलीज हो रहे हैं जो अगेन मैक्रोफेज की माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो टी से रिलीज होने वाले साइटोकाइन है वो बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रहे हैं। बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज रिलीज हो रहे हैं जो असिस्टेड फेगोसाइटोसिस, ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं थ्रू मैक्रोफेजेस। एंटीबॉडीज के कारण अगेन जो एक्टिवेशन हो रहा है वो कंप्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन हो रहा है, लाइसोसाइम्स, एसिड्स वगैरह बन रहे हैं, और अगेन असिस्टेड फेगोसाइटोसिस, ऑप्सोनाइजेशन एंड कीमोटैक्सिस हो रही है जो कि मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स के जरिए हो रही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करती हैं। यहाँ पर एक दूसरे के साथ इनका इंटरप्ले देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमने इम्यून सिस्टम का परिचय प्राप्त किया। अगला जो हमारा अध्याय होगा, अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इम्यून सिस्टम की कौन कौन सी सेल्स होती है जो इम्यून सिस्टम के दौरान हम कहें इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं। तो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हमारे ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।